नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आपका फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक चैपर। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आरएसआईटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके 12 फरवरी 2023 का जो आरएसआईटी का एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दोस्तों आपसे जो है वो आपकी डेली क्लास अपलोड होगी, सुबह एंड शाम आपके 2 क्लास अपलोड होंगी। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले 35 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आरएसआईटी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मैं आपको टाइम बर्बाद नहीं करता हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर दिया कीबोर्ड, उसके अंदर दिया लिनक्स, उसके अंदर दिया इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। वो क्यों है? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम पर जितने भी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, इनपुट और आउटपुट जो होता है वो काम करता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। बात करें कीबोर्ड की, कीबोर्ड जो होता है वो आपका एक इनपुट डिवाइस होता है। लिनक्स एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होता है वो आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है, यानी कि आपको यहाँ पर 4 स्टेटमेंट रखे, आपको बताना है कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले जो स्टेटमेंट दिया वो आपको दिया है कैश मेमोरी से मेन मेमोरी की तुलना में कम एक्सेस का समय लगता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है वो इसका सही स्टेटमेंट है, यानी कि बिल्कुल सही बात है। उसके अंदर अगला जो स्टेटमेंट दिया वो आपको ऐसे बोला है कैश मेमोरी में डेटा अस्थायी रूप से स्टोर होता है। ठीक है, उसके अंदर में अगला जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया है कैश मेमोरी में तेजी से घूमने वाले चुंबकीय डिस्क होता है। ठीक है, उसके बाद में अगला जो कुछ ऑप्शन दिया वो आपको दिया है कैश मेमोरी मैन मेमोरी की तुलना में सबसे ज़्यादा महंगी होती है। तो दोस्तों ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी जो है वो उसका करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन डी जो है वो गलत है। मैं आपको बता देता हूँ। एंड दोस्तों कैश मेमोरी जो होती है वो आपकी इंटरनल मेमोरी होती है, एक्सटर्नल मेमोरी नहीं होती। जबकि चुंबकीय डिस्क इसके अंदर होता है। मैं आपको बता देता हूँ, जो आपके हार्ड ड्राइव होती है उसके अंदर आपके चुंबकीय डिस्क होता है। ठीक है, हार्ड ड्राइव जो होती है, एसएसडी जो होती है उसके अंदर चुंबकीय डिस्क होता है, फ्लॉपी डिस्क के अंदर होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी जो है वो उसका करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वर्सटाइल मेमोरी का एक उदाहरण है। तो इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया है पीरोम, उसके अंदर दिया ईपीरोम, या ऑप्शन सी दिया आपको दोनों ए एंड बी विकल्प, यानी कि बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी दिया है विकल्प में से कोई सा नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये दोनों जो ऑप्शन दिए वो आपके एक रोम के प्रकार है। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी होती है। रोम हो चाहे फ्लॉपी डिस्क हो चाहे रैम हो, ये सारे जो है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि ऑप्शन डी जो है उसका करेक्ट आंसर है। ये कोई भी विकल्प जो है इनमें सही नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा होगा कि मॉनिटर का एक उदाहरण नहीं है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो ऑप्शन दिया है वो आपको दिया है सीआरटी, उसके अंदर दिया है फ्लैट पैनल, उसके अंदर दिया है एलसीडी, उसके अंदर दिया है लेजर जेट। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं मॉनिटर जो होता है वो आपका सीआरटी होता है। सीआरटी यानी कैथोड रे ट्यूब होता है, इसके फुल फॉर्म फ्लैट पैनल होता है, प्लेन होता है। उसके अंदर अगला जो ऑप्शन दिया वो एलसीडी आपकी मॉनिटर के अंदर आती है प्रकार। लेकिन जो लेजर जेट होता है वो आपका एक प्रिंटर होता है, ना कि आपका मॉनिटर का प्रकार होता है। यानी कि ऑप्शन डी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि विंडोज 10 में एक आवाज संचालित निजी सहायक कौन सा होता है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया कोर्टाना, उसके अंदर दिया टास्क बार, उसके अंदर दिया माइक्रोसॉफ्ट एज, उसके अंदर दिया विंडोज स्टोर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं एक निजी सहायक यानी कि पर्सनल असिस्टेंट जो होता है वो आपका कोर्टाना होता है। ये विंडोज 10 में बाय डिफॉल्ट आता है। ठीक है, जिन्होंने भी एक ऑप्शन ए बताया था वो उसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है वो आपको अपनी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि मान लीजिए कि फाइल डी वी एम यू आर एस सी आई टी एग्जाम्पल डॉट टेक्स्ट है। तो निम्न में से कौन सा गलत विकल्प का चयन करना है आपको तेरे इस क्वेश्चन की। तो इसके अंदर आप सबसे पहले देख रहे होंगे यहाँ पे आपको डी लिखा दिख रहा है, उसके अंदर में ये पूरा वर्ड लिख रहा है। तो यहाँ पे जो आपको दोनों डॉट की इधर की साइड लिखा मिलेगा वो आपका डिनोट करता है आपकी ड्राइव को। उसके अंदर में यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन मिलता है वो आपको शो करता है आपकी फोल्डर को। उसके अंदर में जैसे आर एस आई टी यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये शो करेगा सब फोल्डर को। एंड सबसे लास्ट में डॉट टी एक्स टी लिखा हुआ है, डॉट एक्सएलएस लिखा हुआ है, तो आपकी एक्सटेंशन को आपको डिनोट करता है। एंड दोस्तों आप बात करते हैं सबसे पहले ऑप्शन की। तो इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया वो डी ड्राइव का नाम है, बिल्कुल सही बात है। वीएमओयू का सब फोल्डर जो है वो आरएसआईटी, ये भी बिल्कुल ठीक है। आरएसआईटी का सब फोल्डर वीएमओयू नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो उसका गलत है। एंड ऑप्शन जो डी दिया है वो आपको दिया है एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी, जो है फाइल के नाम के साथ में फाइल का एक्सटेंशन होता है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन जो सी है वो उसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने स्क्रीन में दिख रहा होगा कि जब आप विंडोज 10 में एक नया फोल्डर बनाते हैं तो उस फोल्डर का बाय डिफॉल्ट क्या नाम आता है, तो आपको ये बताना है। तो दोस्तों जब आप विंडोज 10 में एक नया फोल्डर बनाओगे मिलेगा न्यू फोल्डर के नाम से। ठीक है, यानी ऑप्शन बी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको ऐसा पूछ रहा है कि एक वेब पेज जो किसी वेबसाइट को खोलने पर सबसे पहले खुलता है को कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जैसे आप कोई वेबसाइट जो है गूगल पे सर्च करते हो, ठीक है, ये आपका मॉनिटर है, आपका मोबाइल स्क्रीन है, जैसे आप गूगल पे यहाँ पे कुछ भी टाइप करके सर्च करते हो तो आपके सामने कोई वेबसाइट आती है। ठीक है, उस वेबसाइट पे जस्ट क्लिक करने के बाद जो आपको सबसे पहला जो पेज खुलता है उसको बोला जाता है होम पेज, या फिर होम प्रेस्ट भी उसको बोला जाता है। यानी कि ऑप्शन बी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। होम पेज बोला जाता है या होम प्रेस्ट बोला जाता है उसको। ठीक है, हाउस पेज नहीं बोला जाता है। यानी कि ऑप्शन जो बी है वो उसका करेक्ट आंसर है। जिन्होंने भी ऑप्शन बी बताया था उनका सबका करेक्ट है।
बट दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यदि अटैचमेंट फाइल 25 MB से अधिक आकर के तो आप जीमेल का उपयोग करके ईमेल के साथ एक ही अटैचमेंट फाइल भेजना चाहते हैं तब। तो दोस्तों इसके अंदर अगर आपने जीमेल का उपयोग कभी किया होगा तो आपको पता होगा कि जीमेल के अंदर 25 MB से ऊपर की फाइल नहीं जाती। तो अगर आप 25 MB से ऊपर की फाइल मिलना चाहते हो तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले गूगल ड्राइव की लिंक क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसे आप गूगल ड्राइव की लिंक क्रिएट करोगे देन आप उसको सेंड कर सकते हो। उस लिंक पे जैसे सामने वाला उस पर जस्ट क्लिक करेगा, उसके पास डाउनलोड करने का एक ऑप्शन आता है, वहाँ से वो उसको डाउनलोड कर सकता है। इसके ऑप्शन की तरफ तो सबसे पहले जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया है, आप गूगल ड्राइव लिंक का उपयोग सकते हैं, तो बिल्कुल सही है। बीसीसी में संलग्न कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी जो है वो इसका गलत है। ऑप्शन सी दिया है वो आपको दिया है, आप मोजिला फायरफॉक्स के बजाय गूगल क्रोम का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, गूगल क्रोम खोल रहा है मोजिला फायरफॉक्स खोल दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन डी बोल रहा है आप अटैचमेंट के साथ मेल नहीं भेज सकते, यानी कि ऑप्शन डी भी गलत है। यानी कि ऑप्शन ए जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में बैठा होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है, बैंकिंग या फिर आप नेट बैंकिंग जिसे बोला जाता है, आप इसका क्या फायदा नहीं है। तो इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया कि आप इसे किसी भी समय 24 घंटे 7 दिन उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन ए के अंदर जो स्टेटमेंट दिया वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी यानी के अंदर जो स्टेटमेंट दिया वो आपको दिया है कि इससे दूसरों की तुलना में कम समय लगता है, तो ऑप्शन बी भी ठीक है। ऑप्शन सी बोल रहा है ये धन को तुरंत प्राप्तकर्ता के खाता में स्थानांतरित कर देता है, ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी बोल रहा है आप सिस्टम को डीमॉड्यूलेट या मॉड्यूलेट कर सकते हो, तो दोस्तों ये ऑप्शन डी जो है वो उसका गलत है, और आप सिस्टम को डीमॉड्यूलेट या मॉड्यूलेट नहीं कर सकते ऑनलाइन बैंकिंग के अंदर, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब जो है हम आपके लिए डेली आरसीआईटी की 2 क्लास अपलोड होंगे। एंड अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे इससे पूछ रहा है कि नीचे दी गई तालिका सही मिलान विकल्प का चयन करना है, यानी कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया है क्रोम जो होता है वो तो आपका वेब ब्राउजर होता है, ध्यान रखना, इसको लिख लेना कहीं। क्रोम जो होता है वो वेब ब्राउजर होता है, जबकि गूगल जो होता है वो आपका सर्च इंजन है। ये बात ध्यान रखना है ना, बहुत सारे जो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि गूगल क्या है, सर्च इंजन है या वेब ब्राउजर। तो मैं आपको बताता हूँ गूगल, बिंग, ठीक है, ये सारे जो है वो आपके सर्च इंजन ना कि आपके वेब ब्राउजर है। यानी कि ऑप्शन ए का यानी कि क्रोम जो है वो आपका वेब ब्राउजर है। जैसे मैंने आपको बताया ओटीपी की फुल फॉर्म होती है 1 टाइम पासवर्ड, आप इसको लिख लेना, ये इस बार के एग्जाम में पूछा गया था। ओटीपी जो होता है अगर आप कोई ऑनलाइन बैंकिंग का काम करते हो यानी नेट बैंकिंग करते हो तो आपके सामने कोई ओटीपी आता होगा, देन जैसे ही आप ओटीपी फिल करते होंगे तब आपके बैंक से जो है ट्रांजेक्शन होता होगा। यानी कि ऑप्शन जो 2 है उसका पी मिलेगा, एंड पहले का क्या है क्यू मिलेगा। आपको पता होगा भीम यूपीआई जो है वो आपके मोबाइल वॉलेट का उदाहरण है, एंड Amazon.in जो है वो आपके ई कॉमर्स की वेबसाइट होती है। ठीक है, ई कॉमर्स की वेबसाइट क्या होती है, जहाँ से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो वो आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट्स होती है। ठीक है, भीम की फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछी जाती है, मैं आपको बता देता हूँ। भीम की फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी। यूपीआई की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, मैं आपको बता हूँ। यूपीआई की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, लिख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमने इनकी जो है फुल डिटेल क्लास ले रखी है जिसके अंदर हमने सारी की सारी फुल फॉर्म आपकी डिस्कस करी हुई है, आप उस क्लास को देख सकते हो। ठीक है, यानी कि पहले का जो है वो आपका क्यू आएगा, पहले का क्यू आप यहाँ पे देख सकते हो, केवल ऑप्शन बी और ऑप्शन डी के अंदर है, आंसर नहीं हो सकता, सी आंसर नहीं हो सकता, बी एंड डी के अंदर से आपका आंसर है। एंड दूसरे का जो है ओटीपी का जो आएगा वो आपका पी आएगा, यानी कि दूसरे का पी किसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो, दूसरे का पेज जो है वो आपका डी के अंदर है, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो आपसे ऐसे पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से पीओएस एंड यूपीआई की सही पूर्ण रूप का चयन करना है। दोस्तों अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो आप अगर आपने अभी ध्यान से सुना होगा तो आपको पता होगा यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है। यहाँ पे आपसे यूपीआई और पीओएस का फुल फॉर्म ही पूछ रहा है, तो मैं आपको बता दूं पीओएस की फुल फॉर्म होती है पॉइंट ऑफ सेल, एंड यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑप्शन सी जो है वो उसका बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप इन फुल फॉर्म को कहीं लिख लेना या फिर याद रख लेना अगर आपकी मेमोरी अच्छी है तो। ठीक है, बाकी अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा MOOC पोर्टल का उदाहरण है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं MOOC की फुल फॉर्म की। तो MOOC की फुल फॉर्म होती है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, और एंड दोस्तों इसके अंदर आपका जो पोर्टल का उदाहरण होता है वो होता है आपका उदय सिटी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी आधार कार्ड से संबंधित नहीं है, यानी कि आधार कार्ड में से इनमें से कौन सी जानकारी नहीं होती। तो दोस्तों आपको जैसे पता होगा कि आपके आधार कार्ड के अंदर आपका खुद का नाम होगा, फोटोग्राफ यानी फोटो कॉपी भी होगी। आइरिस स्कैन क्या होता है, आपके फिंगरप्रिंट लिए जाता है, आपकी आंखें चेक की जाती है जब आपका आधार कार्ड बनता है। आइरिस स्कैन होता है। सीवीवी नंबर जो है वो आपका नहीं होता। सीवीवी नंबर जो होता है वो आपका एटीएम कार्ड के पीछे जो 3 डिजिट लिख होता है उनको सीवीवी नंबर बोला जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि सीवीवी नंबर जो होता है वो आपका एटीएम में होता है, ना कि आपका आधार कार्ड में होता है। चौथे का जो है वो डी आंसर है। अगर आपने डी बताया तो आपका बिल्कुल करेक्ट है।
अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछ रहा है कि NSDL वेबसाइट मुख्य रूप से संबंधित है। इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है वो आपको दिया है पैन कार्ड एप्लीकेशन और अपडेशन से। अगला जो ऑप्शन दिया है वो आपको दिया है मतदाता रिकॉर्ड अपडेशन से। उसके अंदर दिया ऑनलाइन शॉपिंग से। उसके अंदर दिया पासपोर्ट आवेदन से। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। पैन कार्ड एप्लीकेशन एंड अपडेशन जो होता है वो आपके NSDL वेबसाइट का मुख्य रूप से काम होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपसे ऐसे पूछ रहा है कि खालिस्तान मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। तो दोस्तों मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम यानी मोबाइल के अंदर आपका OS कौन सा होता है। जैसे अभी आप जिस मोबाइल के अंदर देख रहे होंगे आपको पता होगा कि वो आपका एंड्रॉयड मोबाइल होगा या फिर आपका एप्पल का आईफोन होगा। ठीक है, यानी कि एंड्रॉयड जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो मोबाइल के अंदर काम करता है। यानी कि ऑप्शन बी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। अगर आपने ऑप्शन बी बताया तो बिल्कुल करेक्ट है आपका। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछ रहा है कि गूगल मैप्स का उपयोग होता है। तो दोस्तों आपको पता होगा, बहुत जनरल सा क्वेश्चन है कि गूगल मैप आपका किसका काम आता है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो ऑप्शन है वही इसका करेक्ट आंसर है। स्थान का पता लगाने के लिए जो है आप गूगल मैप्स का उपयोग करते हैं। एंड दोस्तों बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि यहाँ पे उत्तर देख के आपको सीधे बता रहे हैं, उसके अंदर स्किप करते जा रहे हैं क्लास को। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, हर क्वेश्चन का मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो एक्सप्लेनेशन जो है वो यहाँ पे नहीं लिखी हुई है। यहाँ पे केवल आंसर लिखा हुआ है, वो अगर आप रट जाओगे तो आपका कोई काम नहीं होगा। आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में आना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी अगर उधर घुमा के पूछ लेना तो आप परेशान हो जाओगे एंड दोस्तों आपको कुछ भी समझ नहीं बैठेगा। ठीक है, एंड दोस्तों अगर आपको एक बार समझ आ गया तो आप किसी भी क्वेश्चन को देखते ही हल कर सकते हो, आपको कोई रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है कि एंड्रॉइड डिवाइस में स्क्रीन लॉक विकल्पों में से एक होता है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि अगर आपके पास अभी जिस मोबाइल के अंदर आप वीडियो देख रहे हो हमारी, तो उसके अंदर आपको पता होगा आपका जो है स्क्रीन लॉक 2-3 प्रकार के मिलते हैं। आपको एक पैटर्न भी मिलता होगा जिसके अंदर आपको बहुत सारे डॉट दे रखे होते हैं, आप इनको मिलाते हो, उसके अंदर आपका जो फोन है वो अनलॉक होता है। उसके अंदर डिजिट भी देखने को मिलता है। एंड दोस्तों बहुत सारे आपके जो पेरेंट्स होते हैं उनके फ़ोन में मैक्सिमम जो होता है वो उनके फ़ोन में कोई पासवर्ड नहीं होता, वो स्वाइप का ऑप्शन होता है। आप जैसे उसको स्वाइप करते हो आप स्क्रीन पे, जैसे आप स्वाइप करोगे जैसे आप जो है अपना फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। यानी कि इसके अंदर ऑप्शन डी जो है वो उसका स्वाइप है, यानी कि स्वाइप करके भी आप अपना मोबाइल अनलॉक कर सकते हो। यानी कि ऑप्शन डी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछ रहा है कि MS वर्ड 2010 में खालिस्तान कुंजी कर्सर के बाएं अक्षर को और खालिस्तान कुंजी कर्सर के दाएं अक्षर को मिटा देती है। तो दोस्तों इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल डाउट जो है वो आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। जैसे मेरा नाम जो है अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, राहुल मेरा नाम है। ठीक है, अगर मुझे H के इधर वाला यानी कि U हटाना है या फिर H के इधर वाला A हटाना है। ठीक है, अगर आप मेरे को H के इधर वाला U हटाना है तो मैं यहाँ पे डिलीट, एंड H के इधर वाला अगर मुझे A हटाना है तो मुझे यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा बैक स्पेस, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आपको कर्सर के दाएं ओर का अक्षर मिटाना है तो आपको यहाँ पे डिलीट क्लिक करना पड़ेगा। एंड अगर आपको कर्सर के बाएं ओर का अक्षर मिटाना है तो आपको यहाँ पे बैक स्पेस क्लिक करना पड़ेगा। यानी कि ऑप्शन सी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछ रहा है कि फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, फॉर्मेट पेंटर की जो शॉर्टकट कुंजी होती है वो आपकी होती है Ctrl+Shift+C, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो Ctrl+C लगाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, Ctrl+C से नॉर्मल आपका कॉपी होगा, जो भी टेक्स्ट अगर आपने कॉपी किया है वो कॉपी होगा। अगर आपने Ctrl+Shift+C दबा दिया तो फॉर्मेट जो है वो कॉपी हो जाएगा। एंड पेस्ट करने के लिए आप Ctrl+Shift+V दबाते हो यहाँ पर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा है कि MS वर्ड 2010 में सम्मिलित हाइपरलिंक को कैसे खोलना चाहिए। तो इसके अंदर सबसे पहले जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया है केवल हाइपरलिंक पर क्लिक करके। उसके अंदर दिया आपको ऑल्ट कुंजी को दबाना है, फिर उसके अंदर हाइपरलिंक पर क्लिक करना है। उसके अंदर दिया आपको शिफ्ट कुंजी को दबाना है, फिर हाइपरलिंक पर क्लिक करना है। उसके अंदर ये कंट्रोल पे आपको हाइपरलिंक पे क्लिक करना है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। मैं आपको बता दूं, हाइपरलिंक का होता है, बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसे होती है जिसको आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट करना चाहते हो। तो दोस्तों आप क्या करते हो, उसका जो URL होता है उसको कॉपी करते हो एंड आप जो है अपने जो डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर हाइपरलिंक के तौर पर उस पर इंसर्ट कर सकते हो, जिससे जैसे कोई बंदा Ctrl+ हाइपरलिंक पे क्लिक करेगा वो वेबसाइट सीधी वहाँ पर खुल जाएगी। यानी कि ऑप्शन डी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। इसमें ऐसे पूछ रहा है कि हाइपरलिंक को कैसे खोल सकते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है उसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन वो आपसे ऐसे पूछ रहा है कि जब आप विंडोज 10 में प्रोजेक्टर को कनेक्ट करते हैं तो निम्नलिखित PC स्क्रीन के लिए कनेक्शन विकल्प कंप्यूटर स्क्रीन और प्रोजेक्टर स्क्रीन पर विभिन्न प्रदर्शन सामग्री को प्रदर्शित करता है। यानी दोस्तों इसके अंदर ऐसे पूछ रहा है कि विंडोज 10 के अंदर जैसे आप अपना कोई प्रोजेक्टर कनेक्ट किया तो आपके सामने जो प्रोजेक्टर पे जो स्क्रीन चलती है उस पर जो कोई भी चित्र आता है या इमेज आती है तो उसको कौन शो करता है। तो उसको शो करता है आपका एक्सटेंड, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछ रहा है कि आप खालिस्तान केबल का उपयोग करके PC और मोबाइल के बीच डेटा स्थानांतरण कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया USB, CD, DVD या हार्ड ड्राइव। तो दोस्तों आपको जैसे पता होगा, जैसा अगर आपको अपना डेटा कंप्यूटर में डालना है तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले USB केबल लगाते हो। तो USB जो केबल है वो उसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों मैं आपको उनकी फुल फॉर्म बता देता हूँ। USB की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है,
कॉम्पैक्ट डिस्क जो है उसकी फुल फॉर्म होती है डीवीडी की होती है। 2 फुल फॉर्म होती है, कोई सी भी लगा सकते हो। डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसकी फुल फॉर्म होती है यानी कि हार्ड ड्राइव जो है खुद के अपने अपने फुल फॉर्म है, यानी कि ऑप्शन ए जो है उसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन वो आपसे ऐसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कथन का चयन करना है। दोस्तों अगले क्वेश्चन के पे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये चैनल आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अगर आपका RSET इस बार का एग्जाम है, ठीक है। एंड दोस्तों मैं आपको फिर बता दूं, हमारे जो इसी चैनल पर हमने केवल 3 से 4 वीडियो हर बार अपलोड करता है RSET की, जिसके अंदर से आपके 30+ क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। पिछली बार का जो 22 जनवरी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी मिले थे, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया है कि आप MS वर्ड ऑफिस में दस्तावेज को PDF के रूप में सेव कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो उसका करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन ए के अंदर जो स्टेटमेंट दिया वो सही है कि ऑप्शन ए का जो स्टेटमेंट है वही बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जो है MS ऑफिस में दस्तावेज को जो है PDF के रूप में सेव कर सकते हैं। ऑप्शन ए जो है उसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन पूछ रहा है खालिस्तान MS वर्ड 2010 में एक प्रकार का पैराग्राफ अलाइनमेंट है। दोस्तों इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया पोर्ट्रेट, उसके अंदर दिया जस्टिफाई, उसके अंदर दिया आपको इंटैलिक, उसके अंदर दिया इंडेट। तो दोस्तों मैं आपको ऑप्शन की थोड़ा व्याख्या कर देता हूँ। पोर्ट्रेट क्या होता है, जैसे अब ये एक पेज है जो आपके सामने बिल्कुल सीधा खड़ा है, उसके अंदर क्या एक पेज जो है वो बिल्कुल सीधा, एक पेज है जो आड़ा है। तो जो आड़ा पेज होता है उसको बोलते हैं लैंडस्केप, एंड जो सीधा खड़ा होता है उसको बोल जाता है पोर्ट्रेट। एंड दोस्तों ये दोनों ही जो है वो आपके क्या होते हैं, ये दोनों ही जो है वो आपके पेज ओरिएंटेशन होते हैं, ठीक है। उसके अंदर बात करें जस्टिफाई, जस्टिफाई क्या होता है, बहुत सारा आपने टेक्स्ट देखा होगा कि बिल्कुल सेंटर में होता है, कुछ बिल्कुल कोने में होता है, कुछ बिल्कुल इधर की साइड होता है। तो ये जो है होता है इसको बोला जाता है जस्टिफाई। दोस्तों मैं आपको बता दूं जस्टिफाई जो होता है वो आपका पैराग्राफ अलाइनमेंट होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछ रहा है कि एंड दोस्तों इटैलिक जो है वो आप फॉन्ट स्टाइल होता है एक तरीके से इटैलिक। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछ रहा है कि MS एक्सेल 2010 में यदि आप किसी विशेष सेल में एक फॉर्मूला लागू करते हैं तो परिणाम हैज एज प्रतिशत होता है। तो इसका क्या मतलब होता है। इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है वो आपको दिया है कि आप गलत फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है वो इसका गलत है। अगला जो है आपका फॉर्मूला का लॉजिक गलत है, तो दोस्तों ये भी गलत है। आप फॉर्मूला बार में नहीं डाल सकते, दोस्तों ये भी गलत है। एंड ऑप्शन डी अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि फॉर्मूला का जो परिणाम है सेल में प्रदर्शित करने के लिए बहुत बड़ा है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछ रहा है कि MS एक्सेल 2010 में लैन VMOU@RSET का परिणाम क्या होता है। तो दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल ही एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, कभी इसके अंदर दिक्कत नहीं आएगी। लेंथ का मतलब होता है इधर लेंथ होता है, लेंथ होता है यानी कि इसकी साइज कितनी बड़ी है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि MOU@RSET के अंदर आप यहाँ पे देखो कितने वर्ड लिखे हुए हैं। RSET के अंदर टोटल 5 है, @ खुद हो गया 6, एंड VMOU के अंदर आपके 4 है यानी 6। दोस्तों इस प्रकार से जो है VMOU के अंदर आपके 4 प्लस @ आपका खुद 1 हो गया, उसके अंदर RSET के अंदर आपके +5 है, यानी कि इस प्रकार से जो आपके टोटल 10 वर्ड मिलते हैं। तो इसकी जो लेंथ का जो परिणाम होगा वो आपका 10 होगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ इसके अंदर जो आप उत्तर देख के मत लगा देना कि भाई यहाँ पर ऑप्शन बी है ऑप्शन डी है। दोस्तों आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ही भूल जाओगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा, आप सारा जो है गड़बड़ हो जाएगा उधर आपका मेन एग्जाम में। उसके अंदर अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपको ऐसे बोला है कि MS पावरपॉइंट 2010 में स्लाइड ट्रांजिशन और एनिमेशन इफेक्ट के बीच क्या अंतर होता है। तो दोस्तों स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है मैं आपको बता दूं। स्लाइड ट्रांजिशन जो होता है वो आपकी पूरी स्लाइड के अंदर लागू होता है, जबकि एनिमेशन इफेक्ट क्या होता है केवल एक स्पेसिफिक आपके जो जहाँ पे भी आप लगाना चाहते हो केवल वहीं पे लगेगा, ठीक है। पूरी स्लाइड के अंदर आपका ये लागू नहीं होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया है कि स्लाइड ट्रांजिशन पूरी स्लाइड पर लागू किया जाता है, जबकि एक स्लाइड पर एनिमेशन इफेक्ट बिल्कुल लागू होता है। इनके ऑप्शन ए जो है वो उसका करेक्ट आंसर है, आगे पढ़ने की हमें जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि HDMI केबल का पूर्ण नाम क्या होता है। तो HDMI की फुल फॉर्म होती है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ठीक है। डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके से ऐसे पूछ रहा है कि यदि आपका कोई सिस्टम या मशीन दुर्भावनापूर्ण रूप से ट्रैफिक या सूचनाओं से बढ़ जाता है और जो इसे दुर्घटनाग्रस्त कर देता है या उपयोगकर्ता के लिए सिस्टम को दुर्गम हो जाता है उपयोग, तो ये कौन सा हमला होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया फिशिंग, उसके अंदर दिया डिनाइल ऑफ सर्विस। यहाँ पे ध्यान रखना DOS की फुल फॉर्म काफ़ी पूछी जाती है। अगला जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया ट्रोजन हॉर्स, उसके अंदर दिया पासवर्ड। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका DOS डिनाइल ऑफ सर्विस। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए अच्छा अभ्यास है। तो दोस्तों अगर आपको सुरक्षित ब्राउजिंग करना है, यानी कि आप चाहते हो कोई आपके कंप्यूटर में वायरस नहीं आया, तो इसके अंदर
सबसे पहला जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया एंटीवायरस न चलाए। तो दोस्तों ये गलत है कि अगर आप एंटीवायरस नहीं चलाओगे तो आपके कंप्यूटर में वायरस आने का पूरा चांस रहता है। अगला जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया है अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट ना करें, तो ऑप्शन बी भी गलत है। इसका अगर आप ऑप्शन डी पढ़ोगे तो ये था नीतियों को ना पढ़ना, तो ऑप्शन डी भी गलत है। जबकि अगर ऑप्शन सी पढ़ोगे कि सार्वजनिक या मुक्त वाईफाई से बचना चाहिए, तो बिल्कुल सही। तो आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछ रहा है कि प्रेजेंटेशन का एक संग्रह होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रेजेंटेशन जो आपके पावर पॉइंट के अंदर बनता है वो आपके स्लाइड्स का संग्रह होता है। वर्कशीट, वर्कबुक और चार्ट जो होता है वो आपका एक्सेल इनका संग्रह होता है। तो जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछा है कि खालिस्तान राजस्थान सरकार द्वारा क्लाउड आधारित भंडारण समाधान होता है। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया है राजस्थान ई वोल्ट, उसके अंदर ई ज्ञान, उसके अंदर आरपीएससी, उसके अंदर राजस्थान ई साइन। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ऑप्शन सी तो इसके अंदर होने से आरपीएससी तो खुद एक संगठन है, एक संघ है, तो ऑप्शन सी तो गलत है इसका। ई ज्ञान जो है वो आपकी एक लर्निंग वेबसाइट है। राज ई साइन क्या होता है, जैसे कि अगर आपने कभी मूल निवास अपना बनवाया होगा तो उसके अंदर नीचे जो एक डिजिटल हस्ताक्षर होता है वो आपका राज ई साइन होता है। जबकि ऑप्शन ए जो है वो उसका करेक्ट आंसर राजस्थान ये बोलते जो होता है वो आपका क्लाउड आधारित भंडारण समाधान होता है। अगला जो ऑप्शन है वो अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी स्क्रीन में दिखा होगा कि अगर आप एक छात्र हो, अगर आप अपनी एक छात्र खालिस्तान का उपयोग करके विश्वविद्यालय को अपनी ऑनलाइन फीस जमा करा सकता है, यानी कि किसके माध्यम से आप अपनी ऑनलाइन फीस जमा कर सकते हो। तो दोस्तों आधार कार्ड के थ्रू तो आप करा नहीं सकते, भामाशाह कार्ड से भी नहीं करा सकते, राशन कार्ड से भी नहीं करा सकते, ईमेल पर जाकर आप अपनी ऑनलाइन फीस जमा करा सकते हो। तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है उसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों बढ़ते हैं आज की क्लास का सबसे लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की तरफ। तो खालिस्तान आईपी पते में डोमेन नेम का अनुवाद करता है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है और सबसे पहले जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया है डीएनएस, उसके अंदर दिया यूआरएल, उसके अंदर दिया है एनटीएफएस, उसके बाद में दिया आईएसओ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, डीएनएस जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये थे आपके आरएसआईटी की 35 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एंड दोस्तों ये आपके आरएसआईटी की पहली क्लास थी, शाम को फिर एक क्लास आएगी, आप उनको जरूर देखना। एंड दोस्तों डेली अब जो है वो आपकी 2 क्लासें आएंगी। एंड दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताना। एंड अगर आपने वीडियो अब तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब जो है आरएसआईटी आपके लिए डेली क्लास अपलोड होगी। एंड तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट आरएसआईटी वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।